आज के इस वीडियो में हम रक्त को समझने वाले हैं कि रक्त क्या होता है, रक्त के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन अभी मैं चैप्टर 18 को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे रक्त को थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल है, मतलब रक्त जो है द्रव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें जल परिसंचरण, रुधिर और लसिका आता था। अब इसमें जो रक्त है मतलब रुधिर है, लहू है, जो भी है, तो ये परिसंचरण तंत्र है, मतलब ये परिसंचरण द्रव है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, ये ऐसा द्रव है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में शिरा और धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भ्रमण करता है, और इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और किसके माध्यम से करता है? तो यह हृदय के माध्यम से करता है। ठीक है, अब रक्त के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कणिका वाला और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो अब एकदम डिटेल में तो प्लाज्मा क्या है, कणिका क्या है। वैसे कणिका तो आपको पता होगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो होती है वह इसका दूसरा प्रकार है। तो प्लाज्मा जो होती है वह श्वेत होती है, मतलब थोड़ा हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के कुछ इतने कार्य होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और हमारे शरीर में O2 को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, और CO2 को ग्रहण करके फेफड़े तक पहुंचाता है। तो फिर श्वसन तंत्र के माध्यम से वो CO2 जो होता है वह फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो प्लाज्मा है वह क्रिया अपना निभाता है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है इसका। ठीक है, और बाकी और अच्छे क्रिया अगर आपको जानना है तो ये क्रिया आपको दिखाई दे रहा है, तो इस क्रिया को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। तो रक्त को और डिटेल में समझेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाकी आज हम परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है वह 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो आपको रुधिर परिसंचरण में रुधिर के ग्रुप समझने होंगे, मतलब रुधिर के समूह समझने होंगे। ठीक है, डॉक्टर जैसे कि रक्त जिससे लेना है या देना है तो उसमें समूह चेक करता है ना, A नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, B नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सब चीज़ आपको समझना है। तो उसको आज हम समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जो सर्वप्रथम मतलब ब्लड ग्रुप की जो खोज करता है वो थे कार्ल लैंडस्टीनर, और दूसरे वैज्ञानिक थे डी कैस्टेलो और स्टीनी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम कितने ब्लड ग्रुप की खोज की? तो A, B और O की खोज की। ठीक है, और डी कैस्टेलो ने A और B की खोज की। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले देखा कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडी का कार्य जो होता है वह विषाणु, रोगाणु, जीवाणु, इन लोगों को जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसानदायक हैं उसको ख़त्म करने का कार्य करते हैं। कौन? एंटीबॉडी, और यह प्रोटीन का बना होता है। और एक होता है एंटीजेन। एंटीजेन जो होता है वह 2 प्रकार से मिलकर बना, मतलब 2 पदार्थों से मिलकर, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एंटीजेन जो होता है वह सिग्नल का कार्य करता है। तो खतरा जब शरीर में होता है, शरीर के अंदर होता है, तब यह एंटीजेन एक प्रतिक्रिया देता है शरीर को कि अब भैया सुरक्षा अब अपना लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने देखा कि क्लम्पिंग हो जा रहा था। दूसरे ब्लड ग्रुप में दूसरा जब चला जाता है तो वह एंटीबॉडी जो होता है उस रक्त को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो वह रक्त जो होता है वह उसके लिए हानिकारक हो जाता है, मतलब वो मरीज जो है वह हानिकारक हो जाता है उसके शरीर के लिए। ठीक है, तो उन्होंने देखा तो ये तो गड़बड़ हो गया ऐसे करके। फिर उसके बाद उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप की खोज की, A, B और O। ठीक है, डी कैस्टेलो और स्टीनी ने AB की खोज की। ठीक है, अब इसमें AB जो होता है, ABO, AB, ये तीनों जो होते हैं प्लस और माइनस दोनों होते हैं, मतलब ये AB पॉजिटिव भी हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन साथ ही ये क्या हो सकते हैं, AB नेगेटिव भी हो सकते हैं, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, ऐसा, फिर AB नेगेटिव, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे कि किसमें कौन रक्त मतलब ले सकता है, कौन सा ग्रुप ले सकता है। ठीक है, उसको भी अभी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कितने होते हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी अगर नहीं समझोगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि अच्छा इसमें ए वाला एंटीजन है तो इसमें ये वाला ग्रुप आएगा ऐसा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स। तो अब हम एंटीजन और एंटीबॉडी को देखेंगे कि वो जो ग्रुप होते हैं, रक्त ग्रुप होते हैं, किस पे पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं और किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पास एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं रक्त समूह ए है किसी का, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, ए होना चाहिए। तो उसमें जो एंटीजन होगा वो ए होगा। एंटीजन मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली जो सिग्नल देता है, ठीक है, वो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए कि यहाँ पास ए है लेकिन यहाँ पास बी है, दोनों समान नहीं है। अगर यहाँ पास दोनों समान हो जाएंगे ना तो इसमें एंग्लूटिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। एंग्लूटिनेशन मतलब हो जाएगा इसमें या तो ये नष्ट हो जाएगा या तो खून का थक्का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब समान समान मिलते हैं ना, समान समान वाले जो एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में मिल जाते हैं तो उसमें रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त जो है फट जाना है और थक्का बन जाना है। तो इसमें ए और बी जो होता है वह अलग अलग होना चाहिए। अगर ग्रुप ए है तो कुछ भी ग्रुप हो, लेकिन अगर है तो इसमें अलग अलग होता है। एंटीजन अलग होगा, एंटीबॉडी अलग होगा। अभी हम ये भी जानेंगे कि रक्त का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में रक्त का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है उसको भी समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पास ध्यान से देखिए भैया, ठीक है। तो ये ए हो गया तो एंटीजन का होगा ए होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, ठीक है, छोटा वाला। और अगर बी है रक्त समूह तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है। ए भी होगा तो इसमें और एंटीजन 2 प्रकार के दोनों हो जाएगा, मतलब ए भी है तो ए भी हो जाएगा, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अगर ओ हो गया तो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें 2 प्रकार के ए और बी उपस्थित होते हैं। अब दिमाग में आपको छाप लेना है, अभी मैं पूछूंगा, ठीक है। आपको फिर नहीं बता पाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो देखिए ये रक्त समूह है, ये एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन इसमें ए और बी है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। और एंटीबॉडी जो है ये छोटा ए और छोटा बी है। अब किस में है और किस में नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए कि रक्त समूह ए जो है, अब उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा? इसमें होगा बी, ठीक। अब इसमें रक्त समूह है बी, चलो मान लेते हैं। तो बी में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? बी में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें मतलब जैसे कि रक्त समूह अगर इसमें है, मान लेते हैं ए, तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? कौन सा पाया जाएगा? ए प्रकार का। अब इसमें ए बी है तो ए बी में एंटीजन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा, दोनों होगा, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें एंटीबॉडी समझते हैं। अब बी में एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए, छोटा वाला, ठीक है। और ए बी में जो एंटीबॉडी है वो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? ए बी में एंटीबॉडी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो इसमें नहीं पाया जाएगा। ओ में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर ए है तो आप सिर्फ एंटीजन को याद रखिए, फिर उसके बाद आपको एंटीबॉडी याद हो जाएगा। मान लो ए है तो उसका एंटीजन ए ही होगा। अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी होगा, ठीक है। और अगर ए बी है तो उसमें ए बी तो पाए जाएंगे, एंटीजन पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर ओ है तो उसमें नहीं पाए जाएंगे। बस आपको एंटीजन याद रखना है, एंटीबॉडी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, मेरे ख्याल से दिमाग में थोड़ा बैठ गया होगा, क्योंकि एंटीजन जो होता है वह रक्त समूह से सेम होता है, ठीक है। रक्त समूह से क्या है कि एंटीजन सेम होता है। जैसे कि शुरू का जैसे कि ए है, अच्छा हाँ ए, तो एंटीजन क्या होगा? ए होगा, हाँ ठीक। फिर बी है तो इसमें बी होगा एंटीजन। तो फिर तो सीधी बात है, इसका अपोजिट ये होगा,
एंटीबॉडी इसमें छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा, है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ है, इसको समझना है आपको। अब ये ए बी है, अच्छा ए बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इसमें भी पाया जाएगा क्योंकि ये भी ए बी है, ये इसमें भी ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ओ है, तो ओ है तो उसमें अनुपस्थित होगा क्योंकि ये ए बी और ओ इसमें ओ में नहीं है, ठीक है। ओ बी तो होता नहीं है कभी, ना ही ओ ए होता है, ना ओ ए बी होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये ओ सिंगल है तो इसमें जीरो, एंटीजन जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए और बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो ये हो गया। अब हम रक्त को पहचान लेंगे कैसे, तो देखिए स्लाइड में हमने 4 चरण ले लिए हैं, चारों चरण से हम चारों समूहों की पहचान करेंगे, ठीक है। अब हम किसी व्यक्ति को लेते हैं, अब उस व्यक्ति का हमको अता पता ना पता है, ठीक है, उसका खून का कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है, लेकिन हमारे पास सीरम है एंटीजन, ठीक है, एंटीजन सीरम है, हम बाज़ार से ख़रीद के बढ़िया से ला लिए हैं। अब हमको यहाँ पास ये सूत्र पता है। अब देखिए यहाँ पास क्या होता है कि यहाँ पास अगर हम सिर्फ एंटीजन ही लें तो एंटीजन में अगर सेम अगर हो जाएगा, जैसे कि अगर एंटीजन है ए तो यहाँ पास एंग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब इसमें रक्त का जमा हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर समूह अगर ए है, मान लेते हैं अगर समूह ए है और हम लेते हैं बी, तो यहाँ पास एंग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होगी, समान में होगी और असमान में नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि रक्त का परीक्षण अगर हमारे पास अगर आ जाए तो करना नहीं है, हम सिर्फ पढ़ेंगे समझेंगे, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे लिखना है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला चरण में हम सबसे पहले स्लाइड में क्या लेंगे, रक्त लेंगे किसी का भी, ठीक है। अब हम उसमें ना ए और बी डाल के देखते हैं। मान लेते हैं हम इसमें डालते हैं ए और बी, दोनों सीरम को डाल दिए तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुआ, रक्त का जमाव नहीं हुआ, एंग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं हुई, तो पक्का है इसमें ओ हो जाएगा, क्योंकि ओ में तो अनुपस्थित होता है। जब अनुपस्थित होता है तो इसमें एंग्लूटिनेशन की क्रिया होगी नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ जाना है आपको कि अच्छा ए और बी दोनों डालें लेकिन इसमें एंग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं हुई, तो मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें कौन सा रक्त उपस्थित है, कौन सा रक्त समूह उपस्थित है, ओ रक्त समूह उपस्थित है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरा स्लाइड लिए, उसमें हम डालें बी, मान लेते हैं पहले हम बी डाल के देखें। जब हम बी डाल के देखें तो इसमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जस्ट जब हम ए डालें इसमें तो इसमें एंग्लूटिनेशन की क्रिया हो गई, तो मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें ग्रुप ए समूह उपस्थित है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद फिर स्लाइड लिए, अब फिर उसके बाद हम क्या किए कि इसमें ए डालें, सबसे पहले ए डालें पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जस्ट हम उसके बाद बी जब डाल कर देखें तो इसमें अच्छा हाँ अब मतलब ऑटोमेटिक इसमें क्या हो गया, एंग्लूटिनेशन की क्रिया हो गई और हमको पता चल गया कि इसमें रक्त समूह बी उपस्थित है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें हम ए डालें और बी भी डाल के देखें। ए डालें तो भी एंग्लूटिनेशन की क्रिया हुई और बी डालें तो भी एंग्लूटिनेशन की क्रिया हो गई। तो इसमें आपको समझ जाना है कि इसमें ए और बी दोनों रक्त समूह उपस्थित हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा हाँ भैया दोनों रक्त समूह उपस्थित हैं। तो इससे रक्त समूह की पहचान की जाती है, किससे, सीरम के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम ना रक्त समूह कौन ले सकता है कौन दे सकता है उसको समझने वाले हैं। तो देखिए रक्त को दान करते समय और रक्त को लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पास है रक्त आधान। रक्त आधान मतलब इमरजेंसी होती है, जब किसी व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ चोटग्रस्त हो जाता है तो उस पर रक्त की कमी होने लगती है और वो मरने के कगार पर उतर जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, दाता और ग्राही। तो दाता और ग्राही के लिए ये महत्वपूर्ण जानना है। दाता मतलब हो गया जो रक्त दे रहा है, ग्राही मतलब हो गया जो रक्त ले रहा है। तो रक्त देते समय और लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंग्लूटिनेशन।
एंग्लूटिनेशन जो होता है, तो देखिए मैंने बताया था कि एंग्लूटिनेशन होने की वजह से ही रक्त समूहों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो पहचान करने के लिए एंग्लूटिनेशन की क्रिया होनी आवश्यक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ले रहा है और दे रहा है तो उसमें एंग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गया तो रक्त जम जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये समझ गए। तो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस चार्ट में आपको मतलब ए बी ओ और ए बी सब दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों लगा है उसको तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन लेन देन की जो क्रिया है इसमें आपको यह समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा आप समझिए, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता होगा कि कौन से में एंटीबॉडी है, कौन से में एंटीजन है। अगर पता भी होगा तो आप क्रिया करके थोड़ी ना देखते रहोगे, है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या होगा। ठीक है, तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें मैं ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, RH क्या होता है, तो ये जो RH होता है ना, इसी के कारण इन समूहों में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लगते हैं। अब हम समझते हैं कि RH कारक क्या है। तो ये लास्ट टॉपिक है अपना इस वीडियो का। तो ये RH कारक जो होता है वह मनुष्य में पाया जाता है और यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए RH कारक जिसमें पाया जाता है उसको हम RH प्लस कारक कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है तो उसे RH माइनस कारक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं, अगर जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो उसके हिसाब से भी आप समझिए उसमें कि जैसे जिसमें अगर RH प्लस है तो वो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जिसमें नहीं है तो उसमें नेगेटिव चार्ज है, ऐसा आप समझिए। तो यहाँ पास RH कारक है, तो इस पर जैसे कि RR अगर है जीन, तो इसमें अलग प्रकार के एक जीन होते हैं, उसके हिसाब से भी इनमें जो है RH और R माइनस भी देखे जाते हैं, RH प्लस RH माइनस। जैसे कि इसमें होमोजाइगस RR है तो इसमें RH प्लस होगा, और इसमें हेटेरोजाइगस है R छोटा वाला, तो इसमें RH माइनस होगा। तो ये जीन के हिसाब से भी अनुवांशिकता में देखे जाते हैं। अब इसमें एक खतरा होता है। क्या खतरा होता है? माता का RH माइनस, पिता के एक चीज़ और, रुक जा। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी, वो है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो विषैले या जैसे भी है, मतलब जो जीवाणु विषाणु उसको नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? एंटीबॉडी। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार की कुछ संरचनाएं दिखती हैं। अब ये एंटीबॉडी जो होता है वह पहले से उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये इसको इससे कंपैरिजन मत कीजिएगा कि RH प्लस है, RH माइनस है, RH है, ऐसा नहीं। RH ये वाला अलग ही है। ठीक है, इसमें ये एंटीबॉडी है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, ये इसका जो निर्माण होता है तो ये कब होता है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जैसे कि माता जो है अगर RH माइनस है और पिता जो है RH प्लस है, तो अगर इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुआ है वो अगर मान लेते हैं कि RH प्लस है, अगर संतान जो उत्पन्न हुआ है वह क्या है? RH प्लस है, तो इसमें शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माता में जब ये संतान उत्पन्न हो जाएगा तो इसमें RH जो एंटीबॉडी है उसका निर्माण हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जब माँ के गर्भ में RH प्लस है और पहले से अगर एंटीबॉडी है और RH प्लस वाले जो संतान है वो उत्पन्न होने वाला है, अगर RH प्लस का जो रक्त है अगर प्लेसेंटा के द्वारा अगर माता के माता में अगर प्रवेश कर दिया, मतलब थोड़ा सा भी अगर प्रवेश हो जाए तो इसमें माता को खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पास ये तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास वही हो रहा है। देखिए जैसे कि माँ है वो है माइनस, ठीक है, और RH प्लस है, जो शिशु है जो भ्रूण है वो RH प्लस है,
तो उसका जो प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भ मतलब माँ में प्रवेश करता है। क्या? इसमें जो रक्त कणिका है वो जो RH+ का है, और जबकि RH+ का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास इस स्थिति में यहाँ पास RH जो है वह एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया है, जिससे यह आक्रमण कर दिया है और यहाँ पास गर्भपात हो गया है। शुरू में कुछ नहीं होगा, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा ही RH+ संतान फिर आ जाती है, तब इस क्रिया में दोनों को खतरा हो सकता है, किसी एक की मृत्यु हो सकती है, ऐसा है। ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, अगर माता RH- है और पिता माइनस है, दोनों अगर माइनस है, तो शुरू में जो संतान उत्पन्न होगी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस संतान के जन्म लेने के बाद इसमें anti-RH का निर्माण हो गया है, anti-RH बॉडी बन चुकी है। ठीक है। अब अगर RH- के अलावा अगर प्लस हो जाए या रक्त में अगर माता का जो है इसमें अगर RH+ रक्त दे दिया जाए किसी वजह से, तो इसमें माता को खतरा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है, समझना है। तो बस इतना ही था RH कारक, तो ये हो गया, आप समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को जाके देखिए और इस वीडियो में आप समझिए कि परिसंचरण के कितने प्रकार होते हैं, परिसंचरण क्या होते हैं, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।